युद्ध का मैदान खाली हो चुका था। लाशों की गंध हवा में थी और जीत के नशे में चूर रोमी जनरल अब एक अलग ही शिकार की तलाश में था। रोम का साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं चलता था, ये चलता था उन फैसलों से जो युद्ध के बाद होते थे। जब दुश्मन की रानियां, राजकुमारियां और कुलीन स्त्रियां रोमी जनरल के सामने खड़ी होती थीं, उनके भाग्य का फैसला एक झटके में होता था, और वो फैसला कभी सरल नहीं था। इतिहास की किताबों ने जो छुपाया, आज हम वो सच सामने लाएंगे। ये कहानी है रोम की उस क्रूर, चतुर और रहस्यमयी परंपरा की जिसे ट्रायम्फ कहते थे। ये कहानी है क्लियोपैट्रा की, ज़ेनोबिया की, बोडिका की, उन रानियों की जिन्होंने रोम को चुनौती दी और फिर रोम के हाथों में पड़ गईं। कुछ को सोने के महलों में बंद किया गया, कुछ को जंजीरों में रोम की सड़कों पर घुमाया गया, और कुछ का अंत इतना दर्दनाक था कि आज भी इतिहासकार कांप जाते हैं। देखते रहिए, क्योंकि सच हमेशा कल्पना से ज्यादा चौंकाने वाला होता है। अगर आप ऐसी अनसुनी ऐतिहासिक कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलें। रोम, एक ऐसा साम्राज्य जिसने दुनिया के नक्शे को अपनी मुट्ठी में भींच लिया था। उत्तर में ब्रिटेन की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में अफ्रीका के जलते हुए रेगिस्तान तक रोम का झंडा हर जगह लहराता था। पूर्व में पर्शिया की सरहदें थीं और पश्चिम में अटलांटिक का अंधेरा समंदर। ये साम्राज्य सिर्फ जमीन नहीं था, ये एक सोच थी, एक खतरनाक, बेरहम और महत्वाकांक्षी सोच। और इस सोच की नींव रखी थी युद्ध ने। रोम का पूरा ढांचा, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति, उसका समाज, सब कुछ युद्ध के इर्द गिर्द घूमता था। जब रोमी सेनाएं निकलती थीं तो वो सिर्फ जीत लेकर नहीं लौटती थीं, वो अपने साथ लाती थीं सोना, जमीन, गुलाम और रानियां। लेकिन रुकिए, ये कहानी शुरू होती है उस पल से जब युद्ध का आखिरी तीर चल चुका होता था, जब दुश्मन की सेना धूल में मिल चुकी होती थी, जब रोमी जनरल का घोड़ा दुश्मन के महल की सीढ़ियों पर खड़ा होता था। उस पल में जब सब कुछ तय हो चुका होता था, असली खेल शुरू होता था। क्योंकि युद्ध के मैदान पर जीतना एक बात थी, लेकिन उसके बाद क्या होता था वो इतिहास के सबसे अंधेरे और सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है। रोमी जनरल कोई साधारण सैनिक नहीं होता था, वो एक राजनेता था, एक रणनीतिकार था, एक अभिनेता था जो हर कदम सोच समझ कर उठाता था। युद्ध जीतने के बाद उसके सामने कई विकल्प होते थे। वो चाहता तो पूरे शहर को जला सकता था, वो चाहता तो हर दुश्मन को तलवार के घाट उतार सकता था, लेकिन एक चतुर रोमी जनरल ऐसा कभी नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था असली ताकत तबाही में नहीं, नियंत्रण में होती है। और इस नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार था दुश्मन की रानियां, उनकी राजकुमारियां और उनकी कुलीन स्त्रियां। रोमी साम्राज्य में एक परंपरा थी जिसे ट्रायम्फ कहते थे। ये कोई साधारण जीत का जश्न नहीं था, ये एक भव्य, सुनियोजित और राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण समारोह था। जब कोई रोमी जनरल बड़ी जीत हासिल करता था तो उसे रोम की सड़कों पर एक विशाल जुलूस निकालने का अधिकार मिलता था। इस जुलूस में सबसे आगे होते थे चेन में जकड़े हुए दुश्मन के राजा, रानियां और कुलीन लोग। रोम की भीड़ उन्हें देखती थी, उन पर चिल्लाती थी, और इस तरह रोम की ताकत का प्रदर्शन होता था। यह सिर्फ जश्न नहीं था, ये एक संदेश था हर दुश्मन को, हर पड़ोसी राज्य को, पूरी दुनिया को, कि रोम से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। लेकिन ट्रायम्फ सिर्फ एक झलक था, असली कहानी उसके आगे थी। युद्ध जीतने के बाद दुश्मन की रानियों के साथ क्या होता था, ये इस बात पर निर्भर करता था कि वो रानी कौन थी, उसके राज्य की क्या अहमियत थी, और सबसे जरूरी, उस रोमी जनरल की अपनी महत्वाकांक्षा क्या थी। कुछ रानियों को रोम में नजरबंद कर दिया जाता था, एक सुनहरे पिंजरे में। उन्हें हर सुख सुविधा मिलती थी, लेकिन आजादी नहीं। कुछ को गुलामी में धकेल दिया जाता था, उनका राजसी अतीत मिटा दिया जाता था और वो एक आम दासी बन जाती थीं। और कुछ का अंत इससे भी बुरा होता था। सोचिए उस रानी के बारे में जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आएगी। जो कल तक अपने महल की बालकनी से अपनी प्रजा को देखती थी, वो आज रोम की सड़कों पर जंजीरों में चल रही है। हजारों लोग उसे देख रहे हैं, कुछ उस पर हंस रहे हैं, कुछ उस पर थूक रहे हैं, और कुछ चुपचाप दिल में उसकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं। यही था रोम का असली चेहरा, भव्य बाहर से
और अंदर से बेरहम। अब जरा इतिहास के पन्नों में झांकते हैं। रोमी साम्राज्य का विस्तार 27 ईसा पूर्व में अगस्त सीजर के समय से शुरू हुआ और अगले 500 सालों तक जारी रहा। इस दौरान रोमी सेनाओं ने सैकड़ों युद्ध लड़े। इजिप्ट, गौल, ब्रिटेन, कार्थेज, जुडिया, पलमाइरा, डेसिया, हर जगह रोमी जनरलों ने जीत हासिल की और हर जगह बिना किसी अपवाद के दुश्मन की शाही स्त्रियों का भाग्य रोमी हाथों में चला गया। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक सुनियोजित नीति थी। रोमी सीनेट जानती थी कि दुश्मन की रानी को पकड़ने से दो फायदे होते हैं। एक, दुश्मन का मनोबल पूरी तरह टूट जाता है और दो, उस रानी को एक राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो इतिहास की किताबों में कभी पूरी तरह नहीं लिखी गई। एक ऐसी कहानी जिसमें ताकत और कमजोरी, इज्जत और बेइज्जती, प्यार और नफरत सब कुछ एक साथ मौजूद था। रोमी जनरलों ने इन रानियों के साथ जो किया वो कभी कभी इतना क्रूर था कि दिल दहल जाए और कभी कभी इतना अप्रत्याशित था कि यकीन ही ना हो। लेकिन एक बात तय थी, रोम में कोई भी फैसला बिना किसी कारण के नहीं होता था। हर कदम के पीछे एक राजनीति थी, एक चाल थी, एक इरादा था। क्या आप जानते हैं कि इतिहास की सबसे मशहूर रानी क्लियोपैट्रा ने रोमी जनरल के हाथ में पड़ने से पहले क्या किया था? उसने मौत को गले लगाना चुना था। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि रोम की सड़कों पर जंजीरों में चलने से मौत बेहतर है। ये सोच, ये डर रोम की असली ताकत को बयान करता है। क्लियोपैट्रा जैसी बुद्धिमान, साहसी और शक्तिशाली रानी भी रोमी ट्रायम्फ का हिस्सा बनने से इतनी घबराई हुई थी कि उसने अपनी जान दे दी। ये वाकया बताता है कि रोमी जनरलों की जीत के बाद का व्यवहार कितना भयावह और प्रसिद्ध था। लेकिन क्लियोपैट्रा अकेली नहीं थी। ज़ेनोबिया थी, पलमायरा की रानी, जिसने रोम को सालों तक चुनौती दी। बुडिका थी, ब्रिटेन की वो आग जिसने रोमी सेनाओं को कंपा दिया था। और न जाने कितनी अनाम रानियां थीं जिनके नाम इतिहास ने भुला दिए, लेकिन जिनकी कहानियां आज भी पत्थरों पर खुदी हैं। इन सब की कहानियां हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि रोमी जनरल के पास असल में कौन कौन से विकल्प होते थे और वो विकल्प किन परिस्थितियों में चुने जाते थे। क्योंकि रोम का इतिहास सिर्फ तलवारों का इतिहास नहीं है, ये फैसलों का इतिहास है। और अगला फैसला आपको चौंका देगा। तो आइए समझते हैं, रोमी जनरल के पास युद्ध जीतने के बाद असल में कौन कौन से रास्ते होते थे, और ये रास्ते तय करते थे उन रानियों की जिंदगी जो कल तक तख्त पर बैठती थीं और आज रोमी खेमे में खड़ी थीं। पहला और सबसे अहम फैसला होता था, क्या इस रानी को जीवित रखना फायदेमंद है या नहीं। यह फैसला कोई भावनात्मक नहीं था, ये पूरी तरह राजनीतिक था। अगर वो रानी किसी बड़े राज्य की थी जिसकी प्रजा अभी भी विद्रोह कर सकती थी, तो उसे जीवित रखना जरूरी था, क्योंकि एक जीवित रानी एक ढाल की तरह काम करती थी। उसकी प्रजा जब तक उसे जिंदा जानती थी, पूरी तरह विद्रोह करने से डरती थी। रोमी रणनीति में इसे ह्यूमन लेवरेज कहा जा सकता है। दुश्मन की सबसे कीमती चीज को अपने हाथ में रखो और दुश्मन खुद ब खुद झुक जाएगा। यह नीति रोमी जनरलों ने बार बार अपनाई। 46 ईसा पूर्व में जब जूलियस सीजर ने गॉल पर पूरी तरह कब्जा किया, तो उसने गैलिक नेता वर्सिंगीटोरिक्स को 6 साल तक रोम की जेल में जीवित रखा। क्यों? क्योंकि उसकी मौत से गॉल में फिर से विद्रोह की आग भड़क सकती थी। जब तक वो जिंदा था, उसके लोग उम्मीद में थे, और उम्मीद में बैठे लोग तलवार नहीं उठाते। यही सोच रानियों के मामले में भी लागू होती थी, बल्कि रानियों के मामले में ये और भी ज्यादा कारगर थी, क्योंकि एक रानी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होती थी, वो एक प्रतीक होती थी। वो अपने राज्य की पहचान होती थी। उसकी इज्जत उसके राज्य की इज्जत थी। इसीलिए जब रोमी जनरल किसी रानी को जंजीरों में रोम की सड़कों पर घुमाते थे, तो वो सिर्फ एक औरत को नहीं घुमा रहे होते थे, वो पूरे राज्य को, पूरी संस्कृति को, पूरी पहचान को अपमानित कर रहे होते थे। और ये अपमान जानबूझकर था। ये रोमी मनोविज्ञान का सबसे धारदार हथियार था। दुश्मन का शरीर तोड़ो तो वो फिर उठ सकता है, लेकिन दुश्मन की आत्मा तोड़ो, उसका गर्व, उसकी पहचान, उसका सम्मान, तो वो कभी नहीं उठेगा। अब बात करते हैं उन विकल्पों की जो एक रोमी जनरल के सामने होते थे, एक एक करके। पहला विकल्प था ट्रायम्फ में शामिल करना, यानी उस रानी को रोम लाओ, उसे सजाओ, उसे जंजीरों में जकड़ो और रोम की भीड़ के सामने परेड कराओ। यह सबसे नाटकीय और सबसे अपमानजनक विकल्प था।
ट्रायम्फ के दौरान कैदियों को विशेष रथों पर या पैदल चलाया जाता था। उनके कपड़े अक्सर उनके राज्य के शाही वस्त्र होते थे, ताकि भीड़ देख सके कि किस ऊंचाई से इन्हें गिराया गया है। उनके गले में तख्तियां होती थीं जिन पर उनका नाम और उनके राज्य का नाम लिखा होता था। रोम के नागरिक उन पर चिल्लाते, हंसते और कभी-कभी चीजें फेंकते। ये दृश्य घंटों चलता था। लेकिन ट्रायम्फ के बाद क्या होता था, यहाँ इतिहास और भी अंधेरा हो जाता है। ट्रायम्फ के अंत में जब जुलूस कैपिटोलाइन हिल पर पहुंचता था, वहां एक अंधेरी कोठरी थी जिसे टुलियानम कहते थे। ये रोम की सबसे कुख्यात जेल थी। कुछ कैदियों को, खासकर पुरुष राजाओं और नेताओं को, इस ट्रायम्फ के अंत में वहीं गला घोंटकर मार दिया जाता था। वर्सिंगीटोरिक्स का यही हश्र हुआ था। लेकिन रानियों के साथ आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि एक रानी की राजनीतिक उपयोगिता उसकी मौत के बाद खत्म हो जाती थी और रोमी जनरल बेकार चीजों में दिलचस्पी नहीं रखते थे। दूसरा विकल्प था नजरबंदी, यानी उस रानी को रोम में एक आलीशान मकान या महल में रख दो जहां हर सुख सुविधा हो, लेकिन बाहर जाने की इजाजत ना हो। ये गोल्डन केज यानी सुनहरा पिंजरा वाली व्यवस्था थी। देखने में ये दयालुता लगती थी, लेकिन असल में ये एक और तरह की क्रूरता थी। उस रानी को हर दिन याद दिलाया जाता था कि वो कहां से आई थी और अब कहां है। उसके पास नौकर होते थे, खाना होता था, कपड़े होते थे, लेकिन उसका राज्य नहीं था, उसकी प्रजा नहीं थी, उसका सिंहासन नहीं था, और सबसे बड़ी बात, उसकी पहचान नहीं थी। ज़ेनोबिया ऑफ पल्मायरा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी कहानी आगे हम विस्तार से सुनेंगे। तीसरा विकल्प था राजनीतिक विवाह। कभी कभी एक रोमी जनरल या उसका कोई सहयोगी उस रानी से या उसकी बेटी से विवाह कर लेता था। ये विवाह प्यार से नहीं होता था, ये एक राजनीतिक समझौता होता था। इस विवाह के जरिए रोम उस राज्य पर अपना दावा और मजबूत कर लेता था। अगर रानी के बच्चे होते थे तो वो बच्चे रोमी नागरिक बन जाते थे और धीरे धीरे वो पूरा राजवंश रोमी साम्राज्य में समा जाता था। ये तलवार से नहीं, रिश्तों से जीत हासिल करने की नीति थी, और रोम इसमें उतना ही माहिर था जितना युद्ध में। चौथा और सबसे दर्दनाक विकल्प गुलामी था। कुछ रानियों को, खासकर उन राज्यों की जो बहुत छोटे थे या जिनकी कोई राजनीतिक अहमियत नहीं थी, सीधे दास बाजार में बेच दिया जाता था। कल तक जो तख्त पर बैठती थी, आज वो किसी रोमी अमीर के घर में झाड़ू लगा रही थी। ये सच इतना कड़वा है कि इसे लिखते हुए भी रूह कांपती है। और ये सिर्फ एक दो मामलों में नहीं हुआ, ये सैकड़ों बार हुआ। रोमी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा गुलामों पर टिका था, और युद्ध उन गुलामों का सबसे बड़ा स्रोत था। ये 4 रास्ते थे, लेकिन हर रानी की कहानी अलग थी, हर जनरल का फैसला अलग था, और हर फैसले के पीछे एक ऐसी कहानी थी जो इतिहास के पन्नों में दबी रह गई। अब वक्त आ गया है उन पन्नों को पलटने का, एक एक करके, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको हिला देगा। तो ये 4 रास्ते थे जो एक रोमी जनरल चुन सकता था। लेकिन इतिहास सिर्फ नियमों से नहीं चलता, इतिहास चलता है इंसानों से। और इंसान, चाहे वो रोमी जनरल हो या कैद में बैठी रानी, हमेशा किताबी नियमों से नहीं चलते। कभी कभी एक फैसला पूरी कहानी बदल देता है। कभी कभी एक रात की घटना इतिहास के पन्नों में सदियों तक दर्ज हो जाती है। और ऐसी ही एक रात थी 48 ईसा पूर्व की वो रात, जब जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा पहली बार मिले थे। ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी। क्लियोपैट्रा उस वक्त इजिप्ट की रानी थी, लेकिन उसका अपना भाई टॉलेमी 13 उसे सत्ता से बेदखल कर चुका था। वो भागकर सीरिया की सरहद पर थी। सीजर उस वक्त अलेक्जेंड्रिया में था, इजिप्ट के मामलों में दखल देने आया था। और क्लियोपैट्रा जानती थी कि अगर उसे अपना तख्त वापस चाहिए तो सीजर को अपने साथ करना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि सीजर के महल तक पहुंचना नामुमकिन था। टॉलेमी के सैनिक हर जगह थे। अगर क्लियोपैट्रा पकड़ी जाती तो उसे मार दिया जाता। तब क्लियोपैट्रा ने एक ऐसा दांव खेला जो इतिहास में अमर हो गया। उसने अपने वफादार सेवक अपोलोडोरस को बुलाया और उसे एक सीधा हुक्म दिया, मुझे एक कालीन में लपेटकर सीजर के महल में पहुंचाओ। यह सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन यही हुआ। अपोलोडोरस एक नाव में वो कालीन लेकर सीजर के महल पहुंचा। पहरेदारों ने पूछा तो उसने कहा सीजर के लिए तोहफा है। कालीन अंदर पहुंचाया गया, और जब सीजर के सामने वो कालीन खोला गया तो उसमें से निकली क्लियोपैट्रा। उस वक्त वो 21 साल की थी, सीजर 56 साल का था, लेकिन उस एक पल ने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सीजर उस रात क्लियोपैट्रा की बुद्धिमानी, उसकी हिम्मत और उसकी चतुराई से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ उसे इजिप्ट की रानी वापस बनाने का फैसला किया, बल्कि वो खुद उसके साथ महीनों तक अलेक्जेंड्रिया में रहा। रोम के सबसे ताकतवर जनरल ने एक कैद से भागी हुई रानी के लिए अपनी पूरी सेना झोंक दी। ये प्यार था शायद, लेकिन सीजर के लिए ये सिर्फ भावना नहीं थी।
इजिप्ट उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर राज्य था। अलेक्जेंड्रिया में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इजिप्ट का अनाज पूरे रोम को खिलाता था और क्लियोपैट्रा उस सब की चाबी थी। सीजर ने प्यार और राजनीति को इस तरह मिलाया कि दोनों में से किसी को भी अलग करना मुश्किल था। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। क्लियोपैट्रा एक कैदी नहीं थी, वो एक सहयोगी बन गई थी। एक ऐसी रानी जिसे रोमी जनरल ने जीता नहीं, बल्कि जिसने खुद रोमी जनरल को जीत लिया था। ये रोमी इतिहास में एक असाधारण घटना थी। लेकिन ये अकेली नहीं थी। मार्क एंटनी और क्लियोपैट्रा की कहानी इससे भी आगे जाती है। सीजर की हत्या के बाद मार्क एंटनी रोम के सबसे ताकतवर जनरलों में से एक था और क्लियोपैट्रा ने उसे भी अपनी तरफ कर लिया। 41 ईसा पूर्व में जब एंटनी ने क्लियोपैट्रा को तारसस में बुलाया तो क्लियोपैट्रा ने जो किया वो इतिहास का सबसे नाटकीय प्रवेश था। वो एक सोने से सजी नाव पर आई। उसके पाल बैंगनी रंग के थे, जो रोमी साम्राज्य का शाही रंग था। उसके नाविक चांदी के चप्पुओं से नाव चला रहे थे। नाव पर इत्र की खुशबू इतनी तेज थी कि किनारे खड़े लोग उसे महसूस कर सकते थे। और बीच में क्लियोपैट्रा खुद बैठी थी, गॉडेस वीनस का रूप धारण करके। एंटनी उसे देखकर दंग रह गया। उस दिन के बाद एंटनी ने रोम की परवाह करना छोड़ दिया। वो क्लियोपैट्रा का हो गया और ये रोमी इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। लेकिन क्लियोपैट्रा की कहानी एक अपवाद थी। बाकी ज्यादातर रानियों के पास ना वो चतुराई थी, ना वो मौका। उनकी कहानियां बहुत अलग थीं और उनमें से एक कहानी है जो शायद सबसे ज्यादा दिल दहला देती है। ये कहानी है उस रानी की जिसने रोमी जनरल के सामने घुटने टेकने से इनकार किया, जिसने कहा मैं तुम्हारे ट्रायम्फ में नहीं चलूंगी, और जिसने अपनी शर्तों पर जीने और मरने का फैसला किया। ये रानी थी बूडिका, ब्रिटेन की वो आग जिसकी कहानी रोम के इतिहास में आज भी चलती है। बूडिका आइसीनी ट्राइब की रानी थी। उसके पति राजा प्रसातुगस की मौत के बाद रोमी अधिकारियों ने उनके राज्य पर सीधे कब्जा कर लिया। ये रोम की उस वक्त की नीति थी। अगर कोई राजा बिना उत्तराधिकारी के मरे तो उसका राज्य रोम का हो जाता था। लेकिन प्रसातुगस ने अपनी 2 बेटियों को उत्तराधिकारी बनाया था। रोम ने इसे मानने से इनकार कर दिया। रोमी सैनिकों ने बूडिका के महल में घुसकर उसे सरेआम कोड़े मारे और उसकी 2 बेटियों के साथ जो हुआ वो इतना दर्दनाक था कि पूरे ब्रिटेन में आग लग गई। बूडिका ने हथियार उठाए। उसने आइसीनी, त्रिनोवांतेज और दूसरे कबीलों को एकजुट किया। उसकी सेना में 2 लाख से ज्यादा लोग थे। उसने कल्यूमडोनम, आज का कोलचेस्टर, जलाकर राख कर दिया। फिर लंडेनियम, आज का लंदन, तबाह किया। फिर वेरुलामियम। रोमी इतिहासकार टैसिटस लिखते हैं कि बूडिका की सेना ने 70 से 80 हजार रोमी नागरिकों को मार डाला। रोम थर्रा गया। सम्राट नीरो ने ब्रिटेन से अपनी सेनाएं वापस बुलाने पर विचार किया, लेकिन रोमी जनरल गाय स्वेटोनियस पॉल्यूनस ने हार नहीं मानी और अंत में एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसका नतीजा अगले पल में आपको पता चलेगा। वो निर्णायक युद्ध हुआ और इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बूडिका की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, 2 लाख से ज्यादा योद्धा। लेकिन स्वेटोनियस पोलिनस चतुर था। उसने एक संकरी घाटी चुनी जहां बूडिका की विशाल सेना अपनी संख्या का फायदा नहीं उठा सकती थी। रोमी सेना के 10,000 सैनिक एक कसी हुई फॉर्मेशन में खड़े थे। पीछे जंगल था, आगे बूडिका की सेना का सैलाब। और फिर स्वेटोनियस ने वो आदेश दिया जिसने इतिहास बदल दिया। रोमी सैनिकों ने एक साथ अपने पिलम, भारी भाले दुश्मन पर फेंके और फिर तलवारें निकालकर एक दीवार की तरह आगे बढ़े। बूडिका की सेना, जो पहले से ही अपने परिवारों को देखने के लिए पीछे मुड़ रही थी, भगदड़ में फंस गई और वो युद्ध कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। बूडिका हार गई, लेकिन उसने रोमी जनरल के हाथ लगने से इनकार किया। रोमी इतिहासकार टैसिटस और कैसियस डियो दोनों लिखते हैं कि बूडिका ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो बीमारी से मरी, लेकिन एक बात तय है, वो रोम की कैदी नहीं बनी। उसने अपनी मौत खुद चुनी और इस तरह वो रोमी ट्रायम्फ का हिस्सा बनने से बच गई। बूडिका की कहानी रोमी इतिहास में एक अजीब जगह रखती है। वो हारी भी और जीती भी। हारी इसलिए कि उसकी सेना तबाह हो गई, जीती इसलिए कि रोम उसे कभी जंजीरों में नहीं दिखा सका। लेकिन हर रानी बूडिका नहीं थी और हर रानी को मौत का वो रास्ता नहीं मिला। इतिहास में एक और नाम है जो शायद बूडिका से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये नाम है ज़ेनोबिया, पल्मायरा की रानी। पल्मायरा आज का सीरिया है। 3री सदी ईस्वी में ये एक समृद्ध, शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत विकसित राज्य था। रेशम मार्ग पर स्थित होने की वजह से पल्मायरा के पास अकूत दौलत थी और इस राज्य की रानी थी ज़ेनोबिया, जिसे इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में गिना जाता है। ज़ेनोबिया कोई साधारण रानी नहीं थी। वो घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरती थी।
वो ग्रीक, लैटिन, मिस्री और एरामिक भाषाएं जानती थी। उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट और क्लियोपैट्रा को अपना आदर्श माना था और 270 ईस्वी में उसने वो किया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। उसने रोमी साम्राज्य के खिलाफ सीधी बगावत की। उसने इजिप्ट पर कब्जा किया, एशिया माइनर आज का टर्की पर कब्जा किया और खुद को अगस्टा यानी रोमी साम्राज्य के बराबर घोषित कर दिया। रोम हिल गया। रोमी सम्राट ऑरेलियन उस वक्त सत्ता में था और ज़ेनोबिया की इस हिम्मत ने उसे अंदर तक जला दिया। उसने एक विशाल सेना लेकर पलमायरा की तरफ कूच किया। दोनों सेनाएं इम्मे के मैदान में टकराईं। ज़ेनोबिया की सेना में पलमायरा के बेहतरीन घुड़सवार थे जिन्हें कैटाफ्रैक्स कहते थे, पूरे कवच में ढके हुए। लेकिन ऑरेलियन ने एक चालाक दांव खेला। उसने अपनी घुड़सवार सेना को पीछे हटने का नाटक करने दिया। ज़ेनोबिया के कैटाफ्रैक्स पीछा करने के लिए दौड़े और थक गए। फिर रोमी घुड़सवार पलटे और थकी हुई दुश्मन सेना को कुचल दिया। पलमायरा की सेना बिखर गई। ज़ेनोबिया भाग निकली। वो पर्शिया की तरफ जा रही थी मदद मांगने, लेकिन ऑरेलियन के सैनिकों ने उसे यूफ्रेटिस नदी के किनारे पकड़ लिया। वो नाव पर सवार होने वाली थी और उसी पल जंजीरें उसके हाथों में पड़ गईं। पलमायरा की रानी, जिसने रोम को चुनौती दी थी, रोमी कैदी बन गई। और अब ऑरेलियन के सामने वही सवाल था, इस रानी का क्या किया जाए। ऑरेलियन ने ज़ेनोबिया को रोम लाया और 274 ईस्वी में अपने ट्रायम्फ में उसे शामिल किया। लेकिन यहाँ इतिहास एक अजीब करवट लेता है। ज़ेनोबिया को लोहे की नहीं, सोने की जंजीरें पहनाई गईं। सोने की जंजीरें जो इतनी भारी थीं कि उसे सहारा देने के लिए सेवक साथ चलते थे। क्यों? क्योंकि ऑरेलियन जानता था कि ज़ेनोबिया कोई आम रानी नहीं थी, वो एक महान रानी थी और उसे साधारण तरीके से पेश करना रोमी जीत की महानता को कम करता। सोने की जंजीरें ज़ेनोबिया का अपमान नहीं थीं, वो रोम की ताकत का प्रदर्शन था। ये संदेश था, हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम अपने दुश्मनों को भी सोने में जकड़ते हैं। और ट्रायम्फ के बाद ज़ेनोबिया के साथ क्या हुआ, यहाँ इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि ऑरेलियन ने ज़ेनोबिया को टिवोली, रोम के पास एक शहर में एक आलिशान विला दिया। वहाँ वो एक रोमी कुलीन महिला की तरह रहने लगी। उसने एक रोमी सेनेटर से शादी की और उसकी बेटियां रोमी उच्च समाज में घुल मिल गईं। ये सोचकर दिमाग चकरा जाता है, वो रानी जिसने रोम को हिला दिया था, वो रोम की ही बन गई। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ज़ेनोबिया की मौत ट्रायम्फ के कुछ समय बाद ही हो गई, शायद भूख से, शायद बीमारी से, शायद टूटे हुए दिल से। सच क्या था, ये आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बात तय है, ज़ेनोबिया ने जीते जी कभी हार नहीं मानी। ज़ेनोबिया की कहानी ने एक बात साबित कर दी थी कि रोम हमेशा तलवार से नहीं जीतता था। कभी कभी रोम इंसानी कमजोरियों से जीतता था, थकान से, अकेलेपन से और उस टूटन से जो तब होती है जब एक इंसान अकेले पूरी दुनिया से लड़ते लड़ते थक जाता है। लेकिन इतिहास में कुछ रानियां ऐसी भी थीं जिन्होंने रोम को एक अलग ही तरह से चुनौती दी, न तलवार से, न सेना से, बल्कि अपनी बुद्धि से, अपनी राजनीति से और अपने उस साहस से जो किसी को भी अचंभे में डाल दे। इन्हीं में से एक नाम था बेरेनिस। बेरेनिस, ये नाम शायद उतना मशहूर नहीं है जितना क्लियोपैट्रा या ज़ेनोबिया का, लेकिन इसकी कहानी शायद उन दोनों से भी ज्यादा दिलचस्प है। बेरेनिस जुडेया की राजकुमारी थी। उसके पिता थे राजा हेरोड अग्रिप्पा प्रथम, जो रोमी साम्राज्य के एक वफादार सहयोगी थे। बेरेनिस बचपन से ही राजनीति की दुनिया में पली बढ़ी थी। उसने 3 शादियां की थीं और तीनों राजनैतिक थीं। लेकिन उसकी असली कहानी शुरू हुई 70 ईस्वी में, जब रोमी जनरल टाइटस ने यरूशलेम पर हमला किया। 70 ईस्वी, ये साल यहूदी इतिहास का सबसे काला साल था। टाइटस, जो बाद में रोमी सम्राट बना, ने अपनी सेनाओं के साथ यरूशलेम को घेर लिया। महीनों की घेराबंदी के बाद शहर टूट गया। सोलोमन का महान मंदिर, जिसे यहूदी अपनी आत्मा मानते थे, जलाकर राख कर दिया गया। लाखों यहूदी मारे गए और जो बचे उन्हें गुलाम बनाकर रोम भेज दिया गया। ये दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी तबाहियों में से एक थी और इस तबाही के बीच बेरेनिस और टाइटस की मुलाकात हुई। ये मुलाकात किसी फिल्म से कम नहीं थी। टाइटस उस वक्त 30 साल का था, बेरेनिस उससे कुछ साल बड़ी थी और दोनों के बीच जो हुआ वो रोमी इतिहास का सबसे विवादास्पद प्रेम प्रसंग बन गया। बेरेनिस एक यहूदी राजकुमारी थी जिसका राज्य टाइटस ने तबाह कर दिया था, और फिर भी, या शायद इसीलिए, दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जिसने पूरे रोम को हिला दिया। टाइटस बेरेनिस को अपने साथ रोम ले गया और रोम में उसने उसे वो सम्मान दिया जो किसी भी विदेशी रानी को शायद पहले नहीं मिला था। लेकिन रोम की जनता खुश नहीं थी।
रोमी समाज में विदेशी रानियों से प्रेम को हमेशा शक की नज़र से देखा जाता था। जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा की कहानी ने रोमी मन पर एक गहरा निशान छोड़ा था, और मार्क एंटनी ने तो रोम को पूरी तरह धोखा दिया था क्लियोपैट्रा के लिए। इसलिए जब टाइटस बेरेनीस को रोम लाया तो रोमी सीनेट और जनता ने विरोध किया। दार्शनिक सिनिक्स ने सार्वजनिक रूप से टाइटस को धिक्कारा। रोमी इतिहासकार स्वेटोनियस लिखते हैं कि टाइटस ने बेरेनीस को इन्विटस इन्विटाम, यानी खुद भी दुखी होकर और उसे भी दुखी करके रोम से वापस भेज दिया। ये वाक्य बताता है कि रोमी जनरलों की जिंदगी सिर्फ युद्ध और जीत तक सीमित नहीं थी। उनके फैसले, चाहे वो युद्ध के मैदान पर हों या निजी जिंदगी में, रोमी राजनीति की कसौटी पर कसे जाते थे। एक रोमी जनरल चाहे जितना ताकतवर हो, वो अपनी जनता की राय से आंखें नहीं मूंद सकता था, और यही रोम की असली ताकत थी। ये सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये एक जनमत था, एक सोच थी, एक पहचान थी जो हर रोमी नागरिक के दिल में थी। लेकिन अब हम एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो इन सब से अलग है। ये कहानी न प्यार की है, न राजनीति की। ये कहानी है उस क्रूरता की जो रोमी साम्राज्य के सबसे अंधेरे कोने में छुपी थी। ये कहानी है कार्थिज की रानियों और कुलीन स्त्रियों की, जिनके साथ 146 ईसा पूर्व में जो हुआ वो इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है। कार्थिज, आज का ट्यूनीशिया, उस वक्त रोम का सबसे बड़ा दुश्मन था। हैनिबल की धरती, वो शहर जिसने रोम को 3 युद्धों में चुनौती दी थी। तीसरे प्यूनिक वॉर के अंत में रोमी जनरल सिपियो एमिलियानस ने कार्थिज को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये तबाही इतनी भयानक थी कि रोमी इतिहासकार भी इसे लिखते हुए कांप जाते हैं। पूरा शहर 17 दिनों तक जलता रहा। जो बचे 50,000 से ज्यादा लोगों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। कार्थिज की कुलीन स्त्रियां जो कल तक अपने महलों में रहती थीं, रोमी दास बाजारों में बिकीं। उनके नाम मिटा दिए गए, उनकी पहचान मिटा दी गई, और सिपियो को कहा जाता है कि उसने उस जलते हुए शहर को देखकर रोया था, क्योंकि उसे डर था कि एक दिन रोम का भी यही हश्र होगा। ये डर, एक जीतने वाले जनरल के दिल में हार का डर, रोमी मानसिकता को बेहतरीन तरीके से बयान करता है। रोम जानता था कि ताकत स्थायी नहीं होती, और शायद इसीलिए वो इतना बेरहम था, क्योंकि उसे खुद अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था। हर जीत के बाद एक अगले युद्ध का डर था। हर कैद में की गई रानी एक अनकही कहानी थी, और वो कहानियां आज भी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इन सब से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। वो सवाल जो कार्टिमेंडुआ की कहानी ने छोड़ा था, अपनी शर्तों पर मरना या दूसरों की शर्तों पर जीना, इसका जवाब इतिहास ने एक ऐसी रानी के जरिए दिया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये रानी न इजिप्ट की थी, न ब्रिटेन की, न पल्मायरा की। ये रानी थी पोंटस की, काला सागर के किनारे बसे एक छोटे लेकिन शक्तिशाली राज्य की, और इस रानी का नाम था हाइप्सिक्रेटिया। लेकिन इसकी कहानी समझने के लिए पहले उस मर्द को समझना होगा जिसके लिए उसने सब कुछ किया। वो मर्द था मिथ्रिडेटीज सिक्स्थ, रोम का सबसे जिद्दी, सबसे खतरनाक और सबसे लंबे समय तक लड़ने वाला दुश्मन। मिथ्रिडेटीज सिक्स्थ पोंटस का राजा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी रोम से लड़ते हुए बिताई। 3 बड़े युद्ध, जिन्हें इतिहास मिथ्रिडेटिक वॉर्स कहता है, उसने रोम के खिलाफ लड़े। वो इतना खतरनाक था कि रोम को उसके खिलाफ अपने 3 सबसे बड़े जनरल भेजने पड़े, सुल्ला, लुकलस और अंत में पोम्पे द ग्रेट। मिथ्रिडेटीज के बारे में एक और चीज मशहूर थी, उसने अपने आप को जहर से इम्यून बना लिया था। वो रोज थोड़ा थोड़ा जहर खाता था ताकि कोई उसे जहर देकर मार न सके। यह आदमी किसी किंवदंती से कम नहीं था, और हाइप्सिक्रेटिया उसकी सबसे प्रिय रानी इस किंवदंती का सबसे मानवीय हिस्सा थी। हाइप्सिक्रेटिया के बारे में रोमी इतिहासकार प्लूटार्क लिखते हैं कि वो असाधारण साहस और मर्दाना जोश की मालकिन थी। मिथ्रिडेटीज उसे प्यार से हाइप्सिक्रेट्स, पुलिंग नाम, बुलाता था, क्योंकि हाइप्सिक्रेटिया ने घोड़े पर सवारी सीखी, तलवार चलाना सीखा और युद्ध के मैदान में मिथ्रिडेटीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। वो रानी होते हुए भी एक योद्धा थी, और जब पोम्पे ने मिथ्रिडेटीज को आखिरकार हरा दिया, जब उसका पूरा साम्राज्य बिखर गया, तब भी हाइप्सिक्रेटिया ने उसका साथ नहीं छोड़ा। मिथ्रिडेटीज भागा, पहाड़ों से, जंगलों से, रेगिस्तानों से, और हर कदम पर हाइप्सिक्रेटिया उसके साथ थी। उसने अपने बाल काट लिए, मर्दाना कपड़े पहन लिए, घोड़े पर सवार होकर भागती रही महीनों तक। न महल था, न नौकर, न शाही ठाट, सिर्फ एक टूटता हुआ राजा और उसके साथ एक अडिग रानी। प्लूटार्क लिखते हैं कि हाइप्सिक्रेटिया ने सफर में कभी शिकायत नहीं की, कभी थकान नहीं दिखाई,
वो मिथ्रिडेटिस की ताकत बनी रही जब उसकी अपनी ताकत जवाब दे चुकी थी। और अंत में जब मिथ्रिडेटिस ने देखा कि सब खत्म हो गया है, जब उसके अपने बेटे ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, तब उसने जहर खाया। लेकिन वो जहर उस पर असर नहीं कर सका, क्योंकि वो सालों से जहर खाने का आदी था। फिर उसने अपने एक सैनिक से कहा, मुझे मार दो, और उस सैनिक ने तलवार से उसका काम तमाम किया। मिथ्रिडेटिस मरा, लेकिन रोम का कैदी नहीं बना। और हाइपसीक्रेटिया, उसका आगे क्या हुआ, इतिहास चुप है। वो उस अंधेरे में खो गई जहां इतिहास कमजोरों और स्त्रियों की कहानियां अक्सर दफन कर देता है। लेकिन हाइपसीक्रेटिया की कहानी एक बात बहुत साफ कहती है कि रोमी जनरलों के सामने हर रानी अकेली नहीं थी। कुछ रानियों ने अपने मर्दों के साथ मिलकर रोम का सामना किया, और कुछ मामलों में रानी ही असली ताकत थी, राजा सिर्फ चेहरा था। रानी वो धुरी थी जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती थी, और ये बात रोमी जनरल बखूबी जानते थे। इसीलिए वो सबसे पहले रानी को निशाना बनाते थे, क्योंकि रानी को तोड़ो तो राजा खुद टूट जाता है। इस मनोविज्ञान का सबसे भयानक उदाहरण मिलता है इपाइरस की कहानी में। इपाइरस आज का उत्तरी ग्रीस और अल्बानिया है। 167 ईसा पूर्व में रोमी जनरल लूशियस एमिलियस पाउलस ने इपाइरस के 70 शहरों को एक साथ लूटा, एक ही दिन में, एक सुनियोजित ठंडे दिमाग से तैयार की गई योजना के तहत। 1.5 लाख लोगों को गुलाम बनाया गया, और उन 1.5 लाख में हजारों कुलीन स्त्रियां थीं, राजकुमारियां थीं, पुजारिनें थीं, कवित्रियां थीं। वो सब एक झटके में रोमी दास बाजार की माल बन गईं। ये पाउलस का व्यक्तिगत फैसला नहीं था, ये रोमी सीनेट का आदेश था, क्योंकि इपाइरस ने रोम के दुश्मन मैसिडोनिया का साथ दिया था, और रोम ने फैसला किया सबक इतना कठोर होना चाहिए कि आने वाली सदियों तक कोई रोम से दुश्मनी करने की हिम्मत न करे। ये सामूहिक सजा थी, ये इतिहास की सबसे ठंडी, सबसे हिसाबी क्रूरता थी। और इस क्रूरता के बाद पाउलस रोम वापस गया, उसे ट्रायम्फ मिला, उसे मैसिडोनिकस की उपाधि मिली। रोम की भीड़ ने उसका स्वागत किया, क्योंकि रोम में जीत हमेशा जायज थी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। और यही वो सच है जो इतिहास की किताबें अक्सर नहीं बताती। रोमी जनरलों की जीत के पीछे लाखों अनाम चेहरे थे, अनाम रानियां थीं, अनाम माएँ थीं, अनाम बेटियां थीं, जिनकी कहानियां किसी ट्रायम्फ में नहीं दिखाई गईं, जिनके नाम किसी विजयी मेहराब पर नहीं खुदे, लेकिन जिनकी तकलीफ उस पत्थर से भी ज्यादा गहरी थी। और आगे हम उन्हीं अनाम कहानियों में से एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो अनाम कहानी जिसका जिक्र हमने किया था, उसकी शुरुआत होती है उस जगह से जहां रोमी साम्राज्य का सबसे काला और सबसे छुपा हुआ सच रहता था। वो जगह थी रोमी अमीरों के घर, उनके महल, उनके बाग और उनकी वो दुनिया जो बाहर से जितनी चमकदार थी, अंदर से उतनी ही अंधेरी थी। जब युद्ध से लाई गई रानियां और कुलीन स्त्रियां रोमी दास बाजारों में बिकती थीं, तो उनकी मंजिल अक्सर यही घर होते थे, और इन घरों में उनके साथ जो होता था वो किसी ट्रायम्फ से कम अपमानजनक नहीं था, बल्कि कुछ मामलों में कहीं ज्यादा। रोमी समाज में दास्ता एक बेहद जटिल व्यवस्था थी। हर गुलाम एक जैसा नहीं था। कुछ गुलाम खेतों में काम करते थे, धूप में, मिट्टी में, जानवरों की तरह। कुछ खदानों में काम करते थे, जहां से जिंदा वापस आना एक चमत्कार होता था। लेकिन कुछ गुलाम, खासकर वो जो पढ़े लिखे थे, जो किसी शाही परिवार से थे, जो कोई हुनर जानते थे, उन्हें रोमी अमीरों के घरों में रखा जाता था, और यहाँ उनकी जिंदगी एक अजीब दोहरेपन में गुजरती थी। बाहर से आरामदेह, अंदर से पूरी तरह खोखली। एक कुलीन विदेशी स्त्री जो कल तक किसी राज्य की रानी या राजकुमारी थी, जब रोमी घर में पहुंचती थी तो उसे सबसे पहले एक नाम दिया जाता था, रोमी नाम। उसका असली नाम जो उसकी माँ ने उसे दिया था, जो उसकी पहचान थी, जो उसके राज्य की भाषा में था, वो मिटा दिया जाता था। ये नाम बदलना सिर्फ एक प्रशासनिक काम नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था, क्योंकि जब आपका नाम बदल जाता है तो धीरे धीरे आप खुद को भी भूलने लगते हैं, और यही रोम चाहता था। इन स्त्रियों को अक्सर एंसिला यानी घरेलू दासी का दर्जा दिया जाता था। उनके काम होते थे घर की देखभाल, बच्चों की परवरिश, मालकिन की सेवा। लेकिन कुछ मामलों में, खासकर जब वो स्त्री असाधारण रूप से सुंदर या बुद्धिमान होती थी, उसे एक अलग भूमिका दी जाती थी। रोमी अमीर पुरुष अक्सर अपनी दासियों को कंपेनियन यानी संगिनी के रूप में रखते थे।
ये रिश्ता न प्यार था न बराबरी का। ये एक ऐसा बंधन था जिसमें एक तरफ पूरी ताकत थी और दूसरी तरफ पूरी बेबसी। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां इस बेबसी ने एक अजीब मोड़ लिया, जहां एक दासी अपनी बुद्धि से, अपने व्यक्तित्व से, अपने मालिक के दिल और दिमाग पर इस तरह छा गई कि ताकत का समीकरण उलट गया। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है कैनिस। कैनिस एक दासी थी जो रोमी सम्राट वेस्पेसियन की मां एंटोनिया माइनर के घर में थी। वो पढ़ी लिखी थी, तेज दिमाग की थी और उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वो एक बार सुनी या पढ़ी हुई हर चीज याद रख सकती थी। जब वेस्पेसियन, जो उस वक्त एक युवा रोमी अधिकारी था, कैनिस से मिला तो दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जो उस जमाने के सारे नियमों को तोड़ता था। वेस्पेसियन ने कैनिस को आज़ाद किया, लेकिन आज़ादी के बाद भी कैनिस ने वेस्पेसियन का घर नहीं छोड़ा, क्योंकि अब वो एक दासी नहीं थी, वो एक साथी थी। और जब वेस्पेसियन 69 ईस्वी में रोम का सम्राट बना तो कैनिस एक दासी से सीधे सम्राट की संगिनी बन गई। रोमी इतिहासकार कैसियस डियो लिखते हैं कि कैनिस के पास इतना प्रभाव था कि वो सरकारी पदों और प्रांतों की नियुक्तियां करवा सकती थी। एक पूर्व दासी जो कभी किसी की संपत्ति थी, रोमी साम्राज्य की सबसे ताकतवर अनौपचारिक हस्तियों में से एक बन गई। लेकिन कैनिस एक अपवाद थी, एक बहुत दुर्लभ अपवाद। बाकी ज्यादातर दासियों की जिंदगी इतनी चमकदार नहीं थी, और उनमें से जो सबसे दर्दनाक कहानियां हैं वो उन स्त्रियों की हैं जिन्होंने अपनी पहचान बचाने की कोशिश की, जिन्होंने अपना नाम याद रखा, अपनी भाषा याद रखी, अपने देवी देवता याद रखे, और इस याद रखने की वजह से उन्हें और भी कठोर सजाएं दी गईं। क्योंकि रोमी घर में एक ऐसी दासी जो अपने अतीत से चिपकी हो एक खतरा मानी जाती थी, एक याद दिलाने वाली कि रोम ने क्या किया था। और इसी सब के बीच रोमी जनरलों की अपनी जिंदगियां भी कम दिलचस्प नहीं थीं, क्योंकि युद्ध सिर्फ दुश्मन को नहीं बदलता, वो लड़ने वाले को बदलता है। एक रोमी जनरल जो सालों तक विदेशी जमीनों पर रहा हो, जिसने वहां की संस्कृति देखी हो, वहां की स्त्रियां देखी हो, वहां का खाना खाया हो, वो जब रोम वापस लौटता था तो वो पहले जैसा नहीं होता था। और यही बदलाव, यही अंदरूनी उथल-पुथल कभी कभी इतिहास के सबसे अप्रत्याशित फैसलों को जन्म देती थी। अगला फैसला जो हम आगे सुनेंगे वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। वो अनाम कहानी जिसका जिक्र हमने किया था, उसकी शुरुआत होती है उस जगह से जहां रोमी साम्राज्य का सबसे काला और सबसे छुपा हुआ सच रहता था। वो जगह थी रोमी अमीरों के घर, उनके महल, उनके बाग और उनकी वो दुनिया जो बाहर से जितनी चमकदार थी, अंदर से उतनी ही अंधेरी थी। जब युद्ध से लाई गई रानियां और कुलीन स्त्रियां रोमी दास बाजारों में बिकती थीं, तो उनकी मंजिल अक्सर यही घर होते थे, और इन घरों में उनके साथ जो होता था वो किसी ट्रायम्फ से कम अपमानजनक नहीं था, बल्कि कुछ मामलों में कहीं ज्यादा। रोमी समाज में दास्ता एक बेहद जटिल व्यवस्था थी। हर गुलाम एक जैसा नहीं था। कुछ गुलाम खेतों में काम करते थे, धूप में, मिट्टी में, जानवरों की तरह। कुछ खदानों में काम करते थे, जहां से जिंदा वापस आना एक चमत्कार होता था। लेकिन कुछ गुलाम, खासकर वो जो पढ़े लिखे थे, जो किसी शाही परिवार से थे, जो कोई हुनर जानते थे, उन्हें रोमी अमीरों के घरों में रखा जाता था, और यहाँ उनकी जिंदगी एक अजीब दोहरेपन में गुजरती थी। बाहर से आरामदेह, अंदर से पूरी तरह खोखली। एक कुलीन विदेशी स्त्री जो कल तक किसी राज्य की रानी या राजकुमारी थी, जब रोमी घर में पहुंचती थी तो उसे सबसे पहले एक नाम दिया जाता था, रोमी नाम। उसका असली नाम जो उसकी मां ने उसे दिया था, जो उसकी पहचान थी, जो उसके राज्य की भाषा में था, वो मिटा दिया जाता था। ये नाम बदलना सिर्फ एक प्रशासनिक काम नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था, क्योंकि जब आपका नाम बदल जाता है तो धीरे धीरे आप खुद को भी भूलने लगते हैं, और यही रोम चाहता था। इन स्त्रियों को अक्सर एंसिला यानी घरेलू दासी का दर्जा दिया जाता था। उनके काम होते थे घर की देखभाल, बच्चों की परवरिश, मालकिन की सेवा। लेकिन कुछ मामलों में, खासकर जब वो स्त्री असाधारण रूप से सुंदर या बुद्धिमान होती थी, उसे एक अलग भूमिका दी जाती थी। रोमी अमीर पुरुष अक्सर अपनी दासियों को कंपेनियन यानी संगिनी के रूप में रखते थे। ये रिश्ता न प्यार था न बराबरी का। ये एक ऐसा बंधन था जिसमें एक तरफ पूरी ताकत थी और दूसरी तरफ पूरी बेबसी। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां इस बेबसी ने एक अजीब मोड़ लिया,
जहां एक दासी अपनी बुद्धि से, अपने व्यक्तित्व से, अपने मालिक के दिल और दिमाग पर इस तरह छा गई कि ताकत का समीकरण उलट गया। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है कैनिस। कैनिस एक दासी थी जो रोमी सम्राट वेस्पेसियन की मां एंटोनिया माइनर के घर में थी। वो पढ़ी लिखी थी, तेज दिमाग की थी और उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वो एक बार सुनी या पढ़ी हुई हर चीज याद रख सकती थी। जब वेस्पेसियन, जो उस वक्त एक युवा रोमी अधिकारी था, कैनिस से मिला तो दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जो उस जमाने के सारे नियमों को तोड़ता था। वेस्पेसियन ने कैनिस को आज़ाद किया, लेकिन आज़ादी के बाद भी कैनिस ने वेस्पेसियन का घर नहीं छोड़ा, क्योंकि अब वो एक दासी नहीं थी, वो एक साथी थी। और जब वेस्पेसियन 69 ईस्वी में रोम का सम्राट बना तो कैनिस एक दासी से सीधे सम्राट की संगिनी बन गई। रोमी इतिहासकार कैसियस डियो लिखते हैं कि कैनिस के पास इतना प्रभाव था कि वो सरकारी पदों और प्रांतों की नियुक्तियां करवा सकती थी। एक पूर्व दासी जो कभी किसी की संपत्ति थी, रोमी साम्राज्य की सबसे ताकतवर अनौपचारिक हस्तियों में से एक बन गई। लेकिन कैनिस एक अपवाद थी, एक बहुत दुर्लभ अपवाद। बाकी ज्यादातर दासियों की जिंदगी इतनी चमकदार नहीं थी, और उनमें से जो सबसे दर्दनाक कहानियां हैं वो उन स्त्रियों की हैं जिन्होंने अपनी पहचान बचाने की कोशिश की, जिन्होंने अपना नाम याद रखा, अपनी भाषा याद रखी, अपने देवी देवता याद रखे, और इस याद रखने की वजह से उन्हें और भी कठोर सजाएं दी गईं। क्योंकि रोमी घर में एक ऐसी दासी जो अपने अतीत से चिपकी हो एक खतरा मानी जाती थी, एक याद दिलाने वाली कि रोम ने क्या किया था। और इसी सब के बीच रोमी जनरलों की अपनी जिंदगियां भी कम दिलचस्प नहीं थीं, क्योंकि युद्ध सिर्फ दुश्मन को नहीं बदलता, वो लड़ने वाले को बदलता है। एक रोमी जनरल जो सालों तक विदेशी जमीनों पर रहा हो, जिसने वहां की संस्कृति देखी हो, वहां की स्त्रियां देखी हो, वहां का खाना खाया हो, वो जब रोम वापस लौटता था तो वो पहले जैसा नहीं होता था। और यही बदलाव, यही अंदरूनी उथल-पुथल कभी कभी इतिहास के सबसे अप्रत्याशित फैसलों को जन्म देती थी। अगला फैसला जो हम आगे सुनेंगे वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। वो अप्रत्याशित मोड़ जिसका जिक्र हमने किया था वो आता है रोमी इतिहास के उस अध्याय से जिसे आज भी इतिहासकार पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये अध्याय है उन रोमी जनरलों का जो विदेशी जमीनों पर इतने साल रहे कि वो खुद नहीं जान पाए कब वो रोमी कम और कुछ और ज्यादा हो गए। जो जनरल इजिप्ट गया वो वहां की संस्कृति में डूब गया। जो जनरल पर्शिया की सरहद पर रहा उसने वहां की सोच को अपने अंदर उतार लिया। और जो जनरल किसी विदेशी रानी के करीब आया वो कभी कभी उसका दुश्मन नहीं रहा बल्कि उसका सबसे बड़ा रक्षक बन गया। और इसी सच्चाई ने रोमी साम्राज्य की नींव में एक ऐसी दरार डाली जो बाहर से दिखती नहीं थी लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला करती जा रही थी। इस दरार को समझने के लिए हमें चलना होगा 36 ईसा पूर्व में, उस साल जब मार्क एंटनी ने क्लियोपैट्रा के साथ मिलकर एक ऐसा फैसला किया जिसने रोम को अंदर तक हिला दिया। एंटनी उस वक्त रोमी साम्राज्य के पूर्वी हिस्से का शासक था। उसके पास सेना थी, ताकत थी और रोम की तरफ से पूरा अधिकार था। लेकिन क्लियोपैट्रा के प्रभाव में आकर उसने एक ऐसा ऐलान किया जिसे इतिहास डोनेशंस ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से जानता है। एंटनी ने क्लियोपैट्रा को क्वीन ऑफ किंग्स घोषित किया। उसके बच्चों को, जो एंटनी के भी बच्चे थे, रोमी प्रांत दे दिए और खुद को रोम का नहीं बल्कि क्लियोपैट्रा का बराबरी का साझेदार घोषित किया। रोम में ये खबर पहुंची तो जैसे आग लग गई। ऑक्टेवियन, जो बाद में ऑगस्टस सीजर बना, ने इसे रोम के साथ विश्वासघात बताया। उसने कहा एंटनी अब रोमी नहीं रहा, वो एक विदेशी रानी का गुलाम बन गया है। और इस भावना को रोमी जनता ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि रोम में हमेशा से ये डर था कि कोई रोमी जनरल किसी विदेशी स्त्री के जाल में फंसकर रोम को बेच ना दे। जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा की कहानी ने ये डर पैदा किया था और अब एंटनी ने उस डर को सच साबित कर दिया था। ऑक्टेवियन ने युद्ध का ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान एंटनी के खिलाफ नहीं था, ये ऐलान क्लियोपैट्रा के खिलाफ था। ये एक बेहद चालाक राजनैतिक चाल थी। अगर ऑक्टेवियन एंटनी के खिलाफ युद्ध करता तो ये रोमी गृह युद्ध होता, लेकिन क्लियोपैट्रा के खिलाफ युद्ध ये एक विदेशी दुश्मन के खिलाफ युद्ध था और रोमी जनता विदेशी दुश्मन के खिलाफ हमेशा एकजुट होती थी।
31 ईसा पूर्व में एक्टियम की नौसैनिक लड़ाई हुई। एंटनी और क्लियोपैट्रा की संयुक्त नौसेना ऑक्टेवियन की सेना के सामने बिखर गई। क्लियोपैट्रा अपने जहाज़ों के साथ इजिप्ट की तरफ भाग निकली और एंटनी, वही एंटनी जिसने रोम को ठुकरा दिया था, क्लियोपैट्रा के पीछे पीछे चला गया। ये वो पल था जब रोम ने जान लिया कि जीत तय है। ऑक्टेवियन ने इजिप्ट पर हमला किया। एंटनी की बची खुची सेना ने भी उसका साथ छोड़ दिया और एंटनी ने अपनी तलवार खुद अपने पेट में उतार ली। वो मरते मरते क्लियोपैट्रा के पास लाया गया और उसकी बाहों में उसने आखिरी सांस ली। ये दृश्य इतना नाटकीय था, इतना दर्दनाक था कि सदियों बाद शेक्सपियर ने इसे अपने सबसे मशहूर नाटकों में से एक का आधार बनाया। और फिर आया वो पल जिसका जिक्र हमने इस पूरी कहानी की शुरुआत में किया था। क्लियोपैट्रा जानती थी कि ऑक्टेवियन उसे रोम ले जाएगा, ट्रायम्फ में चलाएगा, रोम की भीड़ के सामने परेड कराएगा। वो रानी जो हमेशा अपनी शर्तों पर जी थी, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने ऑक्टेवियन से मिलने का नाटक किया, शांत रही, समझौते की बात की, और जब ऑक्टेवियन को लगा कि सब ठीक है, तब क्लियोपैट्रा ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने एक सांप, जिसे एस्प कहते हैं, अपने पास मंगवाया और उस सांप को अपनी बाह पर लगने दिया। क्लियोपैट्रा की मौत, ये सिर्फ एक स्त्री की मौत नहीं थी, ये एक पूरे युग का अंत था। इजिप्ट का आखिरी फ़राओ एक स्त्री थी और उसने मौत को इस तरह चुना कि रोम उसे कभी अपना नहीं बना सका। ऑक्टेवियन को जब खबर मिली तो वो हैरान था, निराश था, क्योंकि उसने सोचा था कि क्लियोपैट्रा उसके ट्रायम्फ का सबसे बड़ा आकर्षण होगी। लेकिन क्लियोपैट्रा ने उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने दी और इस तरह हार कर भी वो जीत गई। क्लियोपैट्रा की मौत के साथ रोमी जनरलों और विदेशी रानियों की उस लंबी कहानी का एक बड़ा अध्याय बंद हो गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि रोम अभी भी था और रोम की भूख, जमीन की, ताकत की और उन रानियों की जो उसकी ताकत को चुनौती देती थीं, अभी भी बाकी थी। आगे जो आने वाला है वो इस पूरी कहानी का सबसे आखिरी और सबसे भारी सच है। क्लियोपैट्रा की खाली कुर्सी, वो तख्त जिस पर कभी दुनिया की सबसे ताकतवर रानी बैठती थी, अब रोमी सैनिकों के बीच खड़ा था। और यही तस्वीर रोमी साम्राज्य की पूरी कहानी बयान करती थी। लेकिन इस तस्वीर में एक सवाल छुपा था जो आज तक जवाब मांगता है। क्या रोम ने सच में जीता था? क्या उन रानियों को हराया जा सकता था जिन्होंने मौत को गले लगाया, जिन्होंने जंजीरें पहनकर भी अपना सिर नहीं झुकाया, जिन्होंने हार कर भी इतिहास में अपनी जगह बनाई? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये इंसानी जिद का सवाल है, इंसानी गर्व का सवाल है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए हम पहुंचते हैं रोमी साम्राज्य के उस आखिरी और सबसे गहरे सच तक। वो सच ये है कि रोमी जनरालों ने युद्ध जीते, लेकिन उन रानियों ने कहानियां जीती। और इतिहास में कहानियां हमेशा युद्धों से ज्यादा टिकाऊ होती हैं। आज रोम का साम्राज्य नहीं है, वो जनराल नहीं है, वो ट्रायम्फ नहीं है, लेकिन क्लियोपैट्रा है, ज़ेनोबिया है, बूडिका है, हिप्सिक्रेटिया है। ये नाम आज भी जिंदा है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ किया जो रोम कभी नहीं कर सका। इन्होंने इंसानी दिलों को छुआ, और दिल किसी भी साम्राज्य से ज्यादा लंबे समय तक याद रखते हैं। लेकिन अब हम उस आखिरी सच की तरफ चलते हैं जो इस पूरी कहानी को एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर करता है। वो सच ये है कि रोमी साम्राज्य, जिसने इतनी रानियों को कैद किया, इतनी स्त्रियों को गुलाम बनाया, इतने राज्यों को तबाह किया, खुद उन्हीं रानियों की वजह से बदलता गया, धीरे धीरे, अनजाने में और अपरिवर्तनीय रूप से। क्योंकि जब आप किसी संस्कृति को अपने घर में लाते हैं तो वो संस्कृति आपको भी बदल देती है। रोम ने इजिप्ट को जीता, लेकिन इजिप्ट के देवी देवता रोमी घरों में पूजे जाने लगे। रोम ने ग्रीस को जीता, लेकिन रोमी बच्चे ग्रीक भाषा में पढ़ने लगे। रोम ने जुडिया को जीता, लेकिन एक यहूदी धर्म जो बाद में क्रिश्चियनिटी बना, पूरे रोमी साम्राज्य में फैल गया। ये वो बदलाव था जो तलवार से नहीं हुआ। ये बदलाव हुआ उन अनाम स्त्रियों की वजह से जो रोमी घरों में आईं, जिन्होंने अपने बच्चों को अपनी भाषा में लोरियां सुनाई, जिन्होंने अपने देवताओं को चुपके चुपके याद किया, जिन्होंने अपनी रसोई में अपने देश का खाना बनाया। ये छोटी छोटी चीजें, ये रोजमर्रा की जिंदगी की बातें, यही असली इतिहास है। और इसी इतिहास ने रोम को अंदर से बदल दिया।
हिस्टोरियन एडवर्ड गिबन ने लिखा था कि रोम का पतन बाहरी हमलों से नहीं हुआ, वो अंदर से टूटा, और उस अंदरूनी टूटन में उन सभी संस्कृतियों का हाथ था जिन्हें रोम ने जीतकर अपने घर में ला दिया था। अब जरा सोचिए उस तस्वीर को। एक रोमी अमीर का घर, बाहर से संगमरमर का, अंदर से इजिप्ट की देवी आइसिस की मूर्ति, ग्रीक भाषा में लिखी किताबें, एक यहूदी दासी जो शाम को चुपके से अपनी प्रार्थना करती है, एक गौलिक रसोइया जो अपने देश के मसाले इस्तेमाल करता है, एक पाल्मेरीन कारीगर जो अपनी कला में अपने राज्य की छाप छोड़ता है। ये घर रोमी था, लेकिन इसमें पूरी दुनिया रहती थी, और यही रोम की असली विरासत है। वो सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, वो एक संगम था, एक मिलन स्थल था, जहां दुनिया भर की संस्कृतियां, चाहे जबरदस्ती ही सही, आकर मिलीं, और उस मिलन से जो निकला वो आज भी हमारी दुनिया में मौजूद है। लेकिन ये रोमानी तस्वीर उन रानियों की तकलीफ को कम नहीं करती। उनका दर्द, उनकी बेबसी, उनका वो एकाकीपन जो एक अजनबी जमीन पर महसूस होता है, वो सब सच था, और उस सच को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इतिहास सिर्फ जीतने वालों का नहीं होता। इतिहास उनका भी होता है जो हारे, जो टूटे, जो मिटा दिए गए, और फिर भी किसी न किसी रूप में बचे रहे। रोमी साम्राज्य ने 500 साल तक दुनिया पर राज किया, लेकिन 476 ईस्वी में जब आखिरी पश्चिमी रोमी सम्राट रोमिलस ऑगस्टुलस को सत्ता से हटाया गया, तो उस वक्त रोम में जो लोग थे, जो संस्कृति थी, जो भाषा थी, वो पूरी तरह रोमी नहीं थी। उसमें इजिप्ट था, ग्रीस था, जुडिया था, गौल था, ब्रिटेन था, पाल्मिराइन था, पॉन्टिस था, कार्थेज था। वो सब राज्य जिन्हें रोम ने जीता था, वो सब उस आखिरी रोम में मौजूद थे। और इस तरह उन सभी रानियों ने जाने अनजाने एक ऐसा बदला लिया जो कोई तलवार नहीं ले सकती थी। ये थी असली कहानी, ये थी वो सच्चाई जो इतिहास की किताबों की लाइनों के बीच छुपी थी। रोमी जनरलों ने युद्ध के मैदान पर रानियों को हराया था, लेकिन समय के मैदान पर उन रानियों ने रोम को बदल दिया था, हमेशा के लिए। और आज जब हम रोम के खंडहरों को देखते हैं, तो उन पत्थरों में सिर्फ रोमी इतिहास नहीं है, उन पत्थरों में क्लियोपैट्रा की चतुराई है, ज़ेनोबिया का गर्व है, बूडिका की आग है, हिप्सिक्रेटिया की वफादारी है, और उन हजारों अनाम स्त्रियों की आत्मा है जिन्होंने बिना किसी ट्रायम्फ के, बिना किसी इतिहासकार के अपनी कहानी उन पत्थरों में उकेर दी। और यहीं पर हम रुकते हैं। आज की इस यात्रा में हमने देखा कि ताकत हमेशा वो नहीं होती जो दिखती है। रोमी जनरल जीते, लेकिन वो रानियां अमर हो गईं। क्लियोपैट्रा ने मौत चुनी, लेकिन उसका नाम आज भी दुनिया के हर कोने में गूंजता है। ज़ेनोबिया सोने की जंजीरों में थी, लेकिन उसका गर्व कोई जंजीर नहीं तोड़ सकी। बूडिका हारी, लेकिन ब्रिटेन ने उसकी मूर्ति अपनी संसद के सामने खड़ी की। और वो हजारों अनाम स्त्रियां जिनके नाम हम नहीं जानते, उन्होंने चुपचाप धीरे धीरे एक पूरे साम्राज्य को बदल दिया। इतिहास हमें सिखाता है कि असली जीत वो नहीं होती जो युद्ध के मैदान पर मिलती है। असली जीत वो होती है जो समय के साथ मिलती है, जो दिलों में मिलती है, जो कहानियों में मिलती है। और आज इन कहानियों को सुनकर अगर आपके दिल में भी उन रानियों के लिए एक लम्हे का सम्मान आया, तो समझिए उन्होंने आज भी जीत हासिल की। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी और अनसुनी, अनकही और चौंकाने वाली ऐतिहासिक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। इतिहास के अंधेरे कोनों में बहुत कुछ छुपा है, और हम मिलकर उसे रोशनी में लाते रहेंगे।